नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत स्वागत है। मेरे साथ आप देख रहे हैं, जुड़ चुके हैं शिवम जी। इनके पास कई अपडेट्स हैं और आपसे मेरा आग्रह है कि आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिए और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शिवम जी, सोमवार को राजनाथ सिंह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात होती है। सीडीएस भी उस समय शामिल रहे, अजीत डोभाल भी इस मीटिंग में थे। तो क्या कुछ आप समझ रहे हैं, क्योंकि भारत की फ्रांस से राफेल डील भी हुई है, तो पाकिस्तानी अफसरों में तो एक तरह से डर का माहौल है, क्योंकि ये जो डील हुई है ये दुश्मन का काल है। जी जी, मनविंदर जी नमस्कार। सभी दर्शकों को जय श्री राम। सबसे पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सोमवार का दिन था बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। उस दौरान कई बैठकें हुई या कहीं बैठक चलती रही। आप ये मानिए ये तैयारी है एक तरीके से, जैसे प्रैक्टिस सेशन चलता है ना, सब पहले स्ट्रेटेजाइज किया जाता है, टीम सिलेक्शन क्या होगा, उसके बाद कौन किस नंबर पे खेलेगा, कौन ओपनिंग बैट्समैन होगा, कौन ओपनिंग बॉलर होगा, विकेट कीपिंग कौन करेगा। अभी वो चल रहा है। जब ग्राउंड पे उतरेगी ना टीम, तब आपको पता लगेगा कि कॉम्बिनेशन क्या था और किस तरीके से खेला गया। अभी जो सीडीएस है उनकी मुलाकात सबसे पहले लगभग आधे घंटे मुलाकात चलती है राजनाथ सिंह जी से। कल भी बैठकें हुई, आज भी हुई। उसके बाद राजनाथ सिंह जी ने जो प्रधानमंत्री है उन्हें लगभग 40 मिनट तक ब्रीफ किया। इस दौरान जो अजीत डोभाल है वो भी मौजूद रहे और जयशंकर जी की भी अलग से बैठकें चलती है। तो कुल मिलाकर जो ये पूरा का पूरा सिस्टम है ना, ये जिस तेजी से चल रहा है अंदर ही अंदर हमें पता नहीं लग रहा, लेकिन वो जब बाहर निकलेगा तो आपको पता लगेगा कि क्या हो रहा है। उसके बाद 3 बजे, सोमवार को 3 बजे, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस है, दरअसल उसकी एक बैठक होती है एनेक्सी नंबर 3 संसद के अंदर। ये वो कमेटी है जो भारत की जो रक्षा जरूरतें हैं, भारत का जो रक्षा पूरा का पूरा सिस्टम चलता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है। इस दौरान जो ये कमेटी है ये सैंक्शन करती है तो भारत कुछ खरीदता है। जो आप कह रही हैं राफेल खरीदे जा रहे हैं 26-63 करोड़ की जो ये डील हो रही है, ये भी इसी स्टैंडिंग कमेटी से पास हुई। हर राजनीतिक पार्टी के मेंबर इसके अंदर होते हैं, उनकी संख्या बल के हिसाब से उनके मेंबर तय किए जाते हैं कि कितने मेंबर उस पार्टी के संसदीय समिति के अंदर होंगे। उसके बाद इस संसदीय समिति को ना सिर्फ राजनाथ सिंह, ना सिर्फ एनएसए अजीत डोभाल, बल्कि तीनों सेनाओं के प्रमुख ने ब्रीफ किया है और यह बताया है कि दरअसल हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, सरकार किस दिशा में सोच रही, एग्जैक्ट क्या करेगी वो नहीं बताया, लेकिन एक लाइन बता दी जाती है कि देश किस दिशा में आपको जाता दिखाई देगा अगले कुछ समय। वो जानकारियां इन्हें दी जाती, और वो इसलिए दी जाती है ताकि पूरा का पूरा जो विपक्ष है या पूरा का पक्ष विपक्ष जो भी है, जो स्टेक होल्डर्स है इस डेमोक्रेसी के अंदर, इस संसद के अंदर, उन्हें ये जानकारी हो कि देश कहां जा रहा है। मान लीजिए वो किसी अलग दिशा में बात करें, लोग अलग जाए, तो वो पूरा नैरेटिव खराब हो जाता है। साथ ही इसमें जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, उन्हें भी सारी जानकारी दी गई है, उन्हें भी बताया गया है, क्योंकि एक तरीके से वो समकक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, तो उन्हें भी सारी जानकारियां दी है, क्योंकि वो अब एक आधिकारिक पोस्ट के ऊपर है, लीडर ऑफ अपोजिशन पे, तो उन्हें भी सारा का सारा ब्रीफ किया गया है। इसलिए जो ये पूरी की पूरी बैठकों का दौर चल रहा है, आप ये समझिए वो तैयारियां चल रही है। सेना को ये बताया जा रहा होगा कि आपका क्या रोल रहेगा, एयरफोर्स को क्या करना है, नेवी को क्या करना है, क्या नेवी को कराची का बंदरगाह ब्लॉक करना है, क्या एयरफोर्स को स्ट्रेटेजिक जगहों पर हमले करने हैं, क्या आर्मी को बॉर्डर के ऊपर वो प्रेशर बना देना है कि पाकिस्तान उस प्रेशर के अंदर ही दब जाए। मैं उसका उदाहरण देता हूं, जैसलमेर के अंदर फिलहाल जो सेना है उसका युद्धाभ्यास चल रहा है। हमें याद है 1980 के दशक में जनरल सुंदर जी थे, उन्होंने ब्रास्टेक्स करके एक बड़ा युद्धाभ्यास सीमा पर छेड़ दिया था। पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत वाले अब घुसे, और तब घुसे इस चक्कर में पाकिस्तान वालों की मतलब ढीली हो गई थी। 71 के बाद उन्हें लगा 10-12 साल में फिर आ रहा है भारत, और वो सिर्फ युद्धाभ्यास था, उससे ज्यादा भारत ने कुछ नहीं किया, लेकिन उन्हें यह डर था कि बॉर्डर के इतने पास है कि घंटों के अंदर खेल हो सकता है। वही हो रहा है। हमें याद है जब गलवान के अंदर ये घटना घटित हुई थी भारत और चीन के बीच, चीन भी वहां पे कुछ ऐसा ही कर रहा था, और उसके नाम पर, क्योंकि भारत को तो लगा भैया कोई एक्सरसाइज चल रही है, और वो अचानक से आ गया। तो यहां पर भी जो युद्धाभ्यास है वो चल रहे हैं। साथ ही जो कराची का जो पोर्ट है उससे बाहर निकलकर, जो पाकिस्तान का वाटर्स है उससे बाहर निकलकर जो इंटरनेशनल वाटर्स है, उसके अंदर जो भारत है उसकी जो नेवी है वो फायरिंग कर रही है, और वहां अलग अलग मिसाइल्स और सब कुछ टेस्ट कर रही है। उसके अलावा भारत किस तरीके से स्क्रैमजेट इंजन, जो बहुत देशों के पास नहीं है, उसके टेस्ट कर रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए। देखिए ऐसा नहीं है कि वो इंजन कल ही मिसाइलों में लग जाएगा और परसों पाकिस्तान के ऊपर गिर जाएंगे।
लेकिन इस दौरान ये मैसेजिंग देना कि भारत कितना एडवांस्ड है वेपनरी के मामले में, तो ये प्रेशर होता है पाकिस्तान के ऊपर या एडवर्सरी के ऊपर कि देखो हमारे पास ये भी है, अगर ये है तो सोचो क्या क्या होगा। तो मतलब एक तो होता है कि जाके चाटा मारना या उसे पीटना, एक उससे पहले ही दहशत इतनी बैठा देना कि जैसे ही तुम वहां जाओ अगले की पेट पहले गीली हो जाए तुम्हें मारने से पहले। वो पाकिस्तान की स्थिति है, और पाकिस्तान की स्थिति और क्यों खराब है, उसे इस एंटिसिपेशन में कि भैया युद्ध अभ्यास चल रहा है, आर्मी कुछ कर रही है, एयरफोर्स कुछ कर रही है, उसे अपनी जो एसेट्स है उसका मोबिलाइजेशन करना पड़ रहा है। उसके बड़े बड़े जो प्लेन्स है, J-10 है, JF-17 है, और जो उसके ट्रांसपोर्ट विमान है, जो उसका F-16 है, उसे सब फॉरवर्ड बेसिस पे लाने पड़ रहे हैं। उसके साथ दिक्कत क्या है, तेल तो पहले ही नहीं है। आर्मी के अंदर मास रेजिग्नेशन चल रहे हैं। खबर तो ये आ रही है कि 250 जो टॉप के ऑफिशियल्स होते हैं, यानी कि जो अधिकारी क्लास है, उसमें से रेजिग्नेशन है। 1200 से ज्यादा जो नीचे का क्लास है उसके अंदर से रेजिग्नेशन है। कारण क्या कह रहे हैं, मेंटल फटीग है जी, फैमिली प्रेशर है। अरे मेंटल फटीग नहीं, फटी है, ये कहो आप भारत आने वाला है, वो स्थिति हो गई है। इसलिए वो दिक्कत है। जब आपके सेना का मोराल इतना डाउन हो, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हो, भारत ने अब तक कुछ किया नहीं, सिर्फ वो दहशत दिखाई है, उसी में आप अपने रिसोर्सेज ड्रेन कर रहे हैं। आज के समय में पाकिस्तान की सबमरीन्स है ना, उसमें से 2 से 5 लगभग 5-7 सबमरीन है, उसमें से आधी लगभग सबमरीन्स ऑलरेडी वर्कशॉप में खड़ी हुई है। उसकी सैटेलाइट इमेजेस आ गई, यानी आपकी जो फोर्स है वो वैसे ही आधी है। पाकिस्तान के अंदर आज के समय में यह स्थिति है, स्टॉक मार्केट एक एक दिन में 2,500-3,000 हजार पॉइंट गिर रहा है, सोना 2.5-3.5 लाख के ऊपर पहुंच गया। तो जो आपने कहा सीडीएस की बैठकें चल रही है, ये बैठकों का ही रिजल्ट है कि भाई ये हो रहा है। और अभी तो ना सेना घुसी, ना एयरफोर्स घुसी, ना कोई टारगेट सेट हुए हैं, हो गए होंगे जहां भी होना होगा, हमें नहीं पता, लेकिन अभी स्ट्राइक नहीं हुई है किसी भी तरह की। उससे पहले पाकिस्तान में क्या हो रहा है, खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि जो उनका आसिम मुनीर है, हाफिज साहब, या तो वो लंदन भाग गए हैं, कनाडा भाग गए हैं, या न्यूक्लियर बंकर के अंदर है। देखिए उसका भी कारण है, हमारे जो आर्मी चीफ है वो धनाधन घूम रहे हैं, साउथ ब्लॉक से लेकर जहां चाहे वहां जा रहे हैं। वो क्यों छुप रहा है, उसे डर है कि कहीं असैसिनेशन ना हो जाए, कहीं मेरे साथ के जो जनरल कर्नल हैं ये मेरी हत्या ना करवा दें, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भैया इसकी वजह से पाकिस्तान फंस गया। आपको बताऊं, खबरें तो यहां तक है, बाजवा से बात चल रही है, भाई वापस आ जा, जो रिटायर्ड है। यहां तक स्थितियां पाकिस्तान के अंदर खराब होती दिखाई दे रही। इसलिए जो अभी चल रहा है, वो कहते ना, शांति बहुत है भारत में, पिन ड्रॉप साइलेंस है, और ये शांति ही पाकिस्तान को डरा रही है कि ये शांत क्यों हो गए। कुछ करते हैं तो समझ आता, अच्छा ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो अंदाजा लगा सकते हैं, सब शांत हो गए। सिर्फ क्या है, गाड़ियां घूम रही हैं साउथ ब्लॉक से नॉर्थ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक से संसद, संसद से प्रधानमंत्री आवास, ये घूम रही हैं बस। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि कौन सी गाड़ी को कहां ट्रैक करे और कौन कहां जाके क्या बात कर रहा है। ये स्थिति पाकिस्तान की है। इसलिए जो कुछ हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंतजार करिए, पेशेंस रखिए। जो अच्छी डिश होती है ना, उसे बनने के ना थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक राष्ट्रपति भवन में एक दाल बनती है, 24 घंटे तक पकाई जाती है, उसका स्वाद अलग होता है। राष्ट्रपति भवन की मशहूर है होता है, समय लगता है चीजों को बनने में। जी सही कहा आपने। गाड़ियां यहाँ घूम रही हैं, दहशत जो है पाकिस्तान में महसूस की जा रही है। और जो आपने बात की है सेना का, पाकिस्तानी सेना का जो मॉरल डाउन है, इस हद तक है कि वहां पर लगातार इस्तीफों की लाइन लगी हुई है। बिल्कुल, मैं बताया ना, बाकायदा उसका लेटर जारी हुआ, जो 11th कोर का जो कमांडर है उसने जारी किया है कि किस तरीके से वहां इस्तीफे हो रहे हैं, किस तरीके से लोग भाग रहे हैं, लोग अपने परिवारों को बाहर भेज रहे हैं। ना पठानकोट के समय, ना उरी के समय उस तरह का मोबिलाइजेशन पाकिस्तान की तरफ से हुआ, क्योंकि पाकिस्तान को पता था भारत की तरफ से वो जवाब नहीं आएगा। इस बार आया, या उसे लग रहा है कि आएगा। भैया किसी भी एजेंसी के, वो नंबर 1 फौज है, उसकी नंबर 1 ISI है, मैं उसे ये नहीं कह रहा उसे सब कुछ पता, लेकिन 1-8% का ये तो अंदाजा हो ही जाएगा ना कि भारत का मूड क्या है। इतना तो भाप ही लेगी, कैसे हमला होगा, क्या होगा, वो शायद ना पता हो, लेकिन जो टेम्परेचर है वो तो नाप पा रही है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय राजनयिक कम्युनिकेट कर रहे हैं दूसरे देशों के राजनयिकों को कि भारत के पास कितने सारे ऑप्शंस हैं, उसमें मिलिट्री ऑप्शन बहुत अग्रणी ऑप्शंस में से एक है, जो मैसेज उन्हें दिया जा रहा है वो तो पहुंच रहा होगा ना पाकिस्तान तक। तो पाकिस्तान की आर्मी को पता है, उनके जनरलों को पता है, पाकिस्तान की आर्मी की असली स्थिति तो वहां के सिपाही से लेकर जनरल कर्नल और मेजर जनरल तक पता होगा ना। तो वही सब वहां, कोई इधर कोई उधर कोई उधर। और दिक्कत क्या है, पाकिस्तान की टोटल नफरी यानी टोटल फोर्स का 40% बलूचिस्तान पे खड़ा है या अफगान बॉर्डर पे खड़ा है। भारत इधर खोल देगा तो वो इधर आने पड़ेंगे,
और इधर आते ही वो चप्पल पहन के अफगानी AK-47 लेके कंधे पे तौलिया रख के इन्हें कहां तक भगाएंगे इन्हें नहीं पता। वो जो सैंडविच होती है ना, वो हो गया पाकिस्तान। जो कहते थे स्ट्रेटेजिक लोकेशन है हमारी, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का प्लॉट खरीदा, सब वास्तु बिगड़ गया है उस प्लॉट का, और हवन पूजन का समय भी निकल गया है। अब भारत ही आएगा और वही हवन पूजन करेगा, वहां गोला बारूद गिरेगा, उसमें से जो अग्नि प्रज्वलित होगी वहीं से वास्तु ठीक होगा अब इस पूरे के पूरे पाकिस्तान का। भारत तो यहाँ पर बैठा बैठा ही बहुत कुछ किए जा रहा है। पाकिस्तानी चैनल जो है वो बंद हो गए हैं, आतंकवादियों के ठिकाने उड़ाए जा रहे हैं, इसी में उनकी हालत खराब हो गई है। अब देखिए देखते देखते पता नहीं किसका नंबर आ जाए, अगले दिन किसका नंबर आ जाए, किसका घर उड़ जाए। जी, तभी तो वो आतंकी संगठन जिसने किया TRF वही कह रहा है, अरे साहब हमने नहीं किया, वो हमारी वेबसाइट हैक हो गई थी, किसने साइबर अटैक करके डाल दिया कि हमने क्लेम कर लिया है। अरे हमने नहीं किया, वो उनकी भी मतलब उड़ गई है खोपड़ी, डर रहे हैं बेचारे। और भारत के पास कितना ऑप्शन है, साइबर अटैक किया जा सकता है। आपने बहुत अच्छा बताया, कराची स्टॉक एक्सचेंज की तो वेबसाइट हैक हो गई थी। मान लीजिए उनका ग्रिड उड़ा देता है भारत, उनका स्टॉक एक्सचेंज उड़ा देता है, उनका बैंकिंग सिस्टम खत्म कर देता है साइबर अटैक, क्या करेगा पाकिस्तान? मान लीजिए पूरा का पूरा बिजली का जो ग्रिड नेटवर्क है वो फेल कर देता है, उनके पेट्रोल पंप नहीं चल पाएंगे, तो उनका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो जाम किया जा सकता है। तो बहुत ऑप्शन है। अभी भारत ने कहा है कि छोटा वाला करते हैं, स्टाटस। उनके जितने भी यूट्यूब चैनल है भारत में, लगभग 60 से ऊपर यूट्यूब चैनल ऑलरेडी भारत में बैन किए जा चुके हैं, और भी होंगे। जितने भी मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स हैं उन सब के जो यूट्यूब चैनल है वो भारत में बैन कर दिए गए हैं। कारण क्या? प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि देखिए 2:30 बजे हमला हुआ और 2:40 पे FIR दर्ज हो गई, यानी भारत ने पहले ही किया हुआ था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, भारत नहीं अपने लोगों को मरवा दिया। कोई वहां बैठ के कह रहा है तो बिहार का इलेक्शन आने वाला है, वहां कोई कहता है कि ममता बनर्जी, अरुंधति राय और कांग्रेस हमारे साथ के हैं, लेफ्ट हमारे साथ के, उनका साथ दो बीजेपी को साथ में। जो पाकिस्तान है उसके चैनलों से नैरेटिव फैला रहे थे कि ये लड़ाई पाकिस्तान वर्सेस बीजेपी है, भारत की नहीं। या वो ये कह रहे कि भैया जो भी नैरेटिव गढ़ा जा सकता है वो गढ़ रहे थे, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल इसमें लगे हुए थे। और इस डिजिटल स्ट्राइक में वो सूबेदार आरजू काजमी भी घायल हो गई, उसका भी चैनल उड़ गया, और उसके साथ साथ बहुत सारे मेजर जनरल कर्नल जो थे। मीडिया पे काफी जो है रोना पीटा मचा हुआ है इस समय, क्योंकि वहां तो अपनी बात कर रहे हैं ना, हो सकता है वहां से भी उन्हें उड़ा दिया जाए ट्विटर वगैरह। देखिए अभी मैं आपके चैनल पे आने से देख रहा था, पहले जो पिछले लगभग 8-10 दिन का कंटेंट है उसे ब्लॉक किया गया, उससे पहले सारा कंटेंट चलता। अब मेरा सवाल आपके माध्यम से भी है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, भैया ऐसा क्यों? बैन तो बैन करो ना, टोटल बैन करो। उससे पहले भी तो प्रोपेगेंडा चल रहा था, और प्रोपेगेंडा कैसे करते थे? ये सारे के सारे चैनल भारतीय पैसों पर चल रहे थे, भारतीय दर्शकों पर चल रहे थे। ये सारे चैनल ISPR के खड़े किए हुए हैं, और सालाना $25 मिलियन से ज्यादा की कमाई, यूट्यूब व्यूज, सुपर चैट, सुपर स्टिकर, मेंबरशिप, इसके माध्यम से वो कमाता। सारा पैसा ISPR की जेब में जाता था, और ISPR इन्हें सैलरी देता था। तो भैया तुम अपनी तबाही के लिए वो चैनल देख रहे थे, उन्हें पैसा दे, और लोग भेजते थे 250 रुपए भेज दिए। आरजू जी आज बड़ा अच्छा लग रही है, 250 रुपए भेज, अरे आरजू जी बड़ा मजा आ गया, आज आपने बड़ी अच्छी बात कर दी। मतलब उसे पैसे दे रहे हो यार, उसकी गोली डलेगी बंदूक के अंदर, वो मरे हैं पहलगाम में, उस गोली के मरे हैं जो तुमने 500 रुपए दिए हैं। और प्रोपेगेंडा कैसे करते थे? साल भर ऐसी बात कहेंगे जो आपको बड़ी अच्छी लगेगी, अरे बस पाकिस्तान को पेल दिया आरजू काजमी ने, उसका पति है यूसुफ जई, और पता नहीं कौन कौन, देखो पाकिस्तान को गाली दे रहे। साल में एक खबर ऐसी चला देंगे जो उनकी खबर होगी, और वो ऐसा सेट कर देंगे कि भारतीय को लगेगा यार ये तो हमारे मतलब की बात करती है, तो मतलब हमारी ही खबर होगी। आरजू ने चलाई थी ना खबर कि दाऊद इब्राहिम मारा गया, और सारे राष्ट्रीय मीडिया चैनल ने उठा ली थी, और बाद में खबर फ्लॉप निकली। आज भी दाऊद इब्राहिम CIA के जो नार्को टेरर का पैसा है उसे वहां पे घुमा रहा है, उसका डी कंपनी। तो कुल मिलाकर किस तरीके से एक वो शोएब चौधरी करके है, रियल एंटरटेनमेंट चलाता है, उसने कह दिया वो रियासी का मास्टरमाइंड मारा गया, रियासी हमले का कुछ भी चला दिया। बीच में 2-4 खबरें ऐसी फिट कर दी जो ISPR की खबर है या पाकिस्तानी एजेंसी की खबर है, हमें लगेगा यार सारा साल सच बोलते हैं, तो अब भी सच बोल रहे होंगे। आप ही बताइए, इस्लामाबाद में बैठकर वो ISI की, ISPR की, वो पाकिस्तानी अधिकारियों की बुराई कैसे कर सकता है कोई? जिस पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर से फेंक देते हो उसमें बोल देंगे वो? हालत ये हो गई है अब कंटेंट बैन होते ही
कि जो दुबई और लंदन घूमते थे ना, लाहौर से रावलपिंडी जाने के टिकट के पैसे नहीं होंगे, लेकिन 90% भारतीय देख रहा था। पाकिस्तान में तो ना लाइट है, ना मोबाइल का रिचार्ज है, ना उनकी फुर्सत है। तो भैया देखेगा भारतीय बैठे हैं अपना मोबाइल, ऐसे ऐसे वो मोटा भाई ने फ्री का कर दिया कार्यक्रम, अपना बस रगड़ते रहो और उन्हें पैसे देते रहो। हाँ, बस अब ये रिक्वेस्ट और है भारत सरकार से, 2 रिक्वेस्ट है। कंप्लीट बैन लगाइए, ब्लैंकेट बैन, ये नहीं कि 7-8 दिन का कंटेंट बैन है। और जो ISPR का ऑफिशियल पेज है वो भी चल रहा है भारत में अभी, उसे भी बैन कीजिए। अभी लास्ट मेरे चेक करने तक तो चल रहा था, अब जब तक ये वीडियो आए तो पता नहीं, लेकिन लास्ट जब चेक किया था तो वो चल रहा। तो ये सब चीजों पे अगर कंट्रोल होगा तो नैरेटिव वॉर जीतना बहुत जरूरी है। भारत के आखिरी आदमी तक आपको भारत की बात पहुंचानी होगी, भारत सरकार की बात पहुंचानी होगी। किसी लिपस्टिक बिंदी ब्रिगेड की नहीं कि लिपस्टिक लगा के बैठे और भारतीय, अरे बड़ी सुंदर लग रही है, सब सही कह रही होंगी, इतनी अच्छी हैं, ये खत्म करना हो। जी शिवम जी, एक और बात सामने आ रही है। करीब करीब 83,000 मुस्लिम औरतें जिन्होंने अपनी शादियां तो करी पाकिस्तान में, बच्चे यहाँ पैदा किए, यहाँ राशन का फायदा लिया, यहाँ की सुविधाएं ली, अब वो सोमवार को बाघा बॉर्डर पे देखी गई, क्योंकि 27 तारीख को वो लिमिट खत्म हो गई। अब रहेंगी तो उन पे सजा होगी। अब वो वहां जो है अपने मियाओं को बुला रही हैं कि हमें ले जाओ, उन्हें लेने तो कोई आ अब नहीं देखिए, रहा। उनके मियाँ आ नहीं रहे, अब बॉर्डर पे मियाँ मियाँ कर रही है, ये स्थिति बेचारियों हाँ की हो गई है। जी, अब 83,000, आप सोचिए 83,000 रजिस्टर्ड हैं, मतलब तिरासी ये एक हजार तरह कौन का, देखेगा? मतलब उनके बच्चे वगैरह मिला करके ये तो एक तरह से मतलब जनसंख्या जिहाद है। 83,000 स्लीपर सेल हैं। आप हाँ, कैसे बताएंगे कौन ISI के लिए काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? आप नहीं कर बिल्कुल। सकते डिमार्केशन, किस किस को सैनिटाइज करेंगे, किस किस के पीछे IB का अधिकारी लगाएंगे, पता करेंगे? मतलब शादियां हो गई हैं 10-10, 20-20 साल, और आप ये तय नहीं कर पाए मैं इधर रहूंगी कि उधर रहूंगी, और आज रो रहे हैं अरे मेरा बेटा अपाहिज है, मैं पित्ती के बिना नहीं रह पा रही। तो भैया जब चाह रहे कि भारत की सारी सुविधाओं का लाभ उठाएं और पाकिस्तान की भी लाभ उठाएं, तो भैया 2 नाव में पैर रखोगे तो क्या होगा, तो सबको पता ही है। मैंने आपके चैनल पे फिर से कहा था, नो सिंपैथी, अगर लाखों भी भेजने पड़े, ह्यूमन राइट्स कुछ नहीं होता। जब 2 देशों में जंग छिड़ती है ना भैया, वो आप या इधर है या उधर है। अब इन 83,000 महिलाओं से पूछो पाकिस्तान की तरफ हो कि भारत की तरफ हो, एक भी जवाब नहीं देगी, कहीं कि नहीं हम तो मानवता की तरफ है। भैया वो नहीं होती, उधर मानवता है नहीं, तो उधर तो तुम हो नहीं, और तुम यहाँ का बोल नहीं सकती क्योंकि तुम्हारे पति को वहां उठा लेगी ISI, वो डाला पहुंच जाएगा, घेर के ले जाएगा और मिलेगा भी नहीं वो। तो और किस तरीके से भारत के अंदर 0.5 फ्रंट का परफेक्ट एग्जांपल है ये जो बिपिन रावत बोलते थे। इससे अच्छा एग्जांपल आपको कहीं नहीं मिल सकता। एक एक शहर में 5,000 पाकिस्तानी, 4,000 महाराष्ट्र में पकड़े गए, गुजरात में पकड़े गए, कहां नहीं पकड़े जा रहे। स्थिति कितनी विकट है। इस लोग कह रहे मोदी कुछ क्यों नहीं कर रहा, अरे पहले इन्हें तो निकाल दे, पहले खरपतवार सारी निकाली जाएगी, तभी तो नुलाई होगी जमीन की, अच्छे से खुदाई उदाई होगी, पहले इन्हें साफ करना है, वीड सारा खत्म करना है, तब जाके खेती होगी ना। जी अब नंबर तो देखिए रोहिंग्या का भी आ गया ना साथ में, नंबर तो लगा था पाकिस्तानियों का, लेकिन अब उनको भी निकालना पड़ेगा। पता नहीं बांग्लादेश उनको लेता है कि नहीं लेता वापस। देख, खतरा तो बांग्लादेश बॉर्डर से भी है, क्योंकि जिस तरीके से हमास वाले वहां जमात इस्लामियों से मिल रहे हैं, हमास वाले ही POK में थे और उसके बाद ये हमला हुआ था, तो हमास भी पहुंच गया है भारत के बॉर्डर पे। और मैंने खबर तो ये भी सुनी है, हुती भी कह रहे हैं, वो यमन के हुती, कि हम भारत के नेवल शिप्स के ऊपर हमला करेंगे। तो ये गेम प्लान बड़ा हो गया है भारत के अंदर से भारत के बाहर तक, व्यापक चेस बोर्ड बिछ चुका है। अब सब अपनी सिर्फ गोटियां देख रहे हैं, चालें सोच रहे हैं, जब वो खेली जाएगी ना तब आप देखेंगे कि असल में हो क्या रहा। बांग्लादेश भी भारत के लिए एक फ्रंट है, और मैंने बहुत दिन पहले ट्वीट किया था, ये जो पहलगाम की घटना हुई ना, इसे आखिरी घटना मत मानिएगा। अगर कहीं भारत थोड़ा हल्का पड़ता दिखाई देगा ना, कि भारत को लगेगा चलो इंडस वाटर ट्रीटी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कहीं ना कहीं दोबारा से भारत को इंस्टिगेट करने के लिए किया जाएगा। कारण बताता हूं, ये पूरा खेल चाइना का रचा।
चाइना ने पाकिस्तान से ये कांड करवाया है ताकि भारत और पाकिस्तान एक युद्ध में चले जाएं, जैसे रशिया और यूक्रेन चला गया है। उस युद्ध से चाइना को फायदा होगा क्योंकि चाइना की इंडस्ट्रीज भारत में आ रही हैं +1 के कॉन्सेप्ट पे। तो उसे ये डर है कि भारत इंडस्ट्रियलाइज ना हो जाए, उसे एक युद्ध में धकेल दिया जाए। वो प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान से करा रहा है, और अगर भारत पीछे हटेगा तो चाइना दोबारा कुछ कराए। इसलिए ये सब देखते हुए आप समझिए, अभी दिस इज नॉट एंड। अगर भारत पीछे हटता है तो भी कुछ ताकतें ऐसी हैं जो भारत को पीछे नहीं हटने देगी। तो उससे अच्छा, उस डिफेंसिव मैकेनिज्म से अच्छा इतना अटैक कर दो कि अगले वाले को समझ ही ना आए कि वो दूसरा एक्शन क्या ले। ये होने वाला है। शिवम जी, जी, अंदर के जो पाकिस्तान है वो भी कुछ कुछ डरे हुए से नहीं लग रहे? कश्मीर विधानसभा का विशेष सदन बुलाया गया और एक एक जो फट्टे बज रहे हैं ना। पीड़ित देखिए, अगर मैं पीड़ित बिल्कुल देसी भाषा में बोलूं, फट्टे बज रहे हैं तो भैया सारे शांत हो जाते हैं। दिक्कत ये है, आज मैं थोड़ा थोड़ा देशज भाषा में बात करने का मन कर रहा है, क्योंकि जिस तरह का माहौल है तो आपको वैसे ही रहना पड़ेगा। अब क्या है, जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा है उसमें उमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा मैं किस मुंह से जाके स्टेटहुड की मांग करूं इस घटना के बाद। ये घटना घटित हो जाती है और मैं जाऊंगा दिल्ली के पास, मुझे स्टेटहुड चाहिए, मिल जाएगा क्या? स्टेटहुड मांगेंगे, लेकिन अभी समय नहीं है, अब शांत रहिए। अब मानवता की बात, इसकी बात, उसकी बात, ठीक है, वो पाकिस्तान को कंडेम नहीं कर पाया, वो अलग बात है, लेकिन उसे पता है कि उसकी लिमिटेशंस क्या है। उसको पता है ये समय नहीं है हीरोइज्म और माचोइज्म दिखाने का कि हमें स्टेटहुड चाहिए, हम उसके लड़े और कोई आंदोलन फांदोलन ये सब चले। वो समझ रहा है इस बात को, इसलिए वो शांत है। और मैं इस दौरान एक व्यक्ति की और बड़ाई करना चाहूंगा। वो किस इंटेंशन से कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है फिलहाल जो वो भाषा बोल रहा है उस भाषा के लिए जी उसे भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन बना देना चाहिए। वो है ओवैसी। उसने जिन सुसज्जित पुष्पगुच्छित शब्दों का इस्तेमाल पाकिस्तान के लिए किया है, वो बहुत जरूरी है कि भारत सरकार से कोई शब्द आए। जी जी कम से कम उस चीज के लिए उसका इस्तेमाल कर लो। उसने शाहिद अफरीदी से लेकर और हर एक को जिस सिंगल एजेंडा के साथ पीटा है, बहुत बेहतर। हर भारतीय के मन की जो भाषा है ना, उस व्यक्ति ने बोली है। उस चीज के लिए उसको प्रशंसा का वो पात्र है। आगे पीछे क्या हो रहा है वो छोड़ दीजिए। नहीं, वो तो तो मुझे अब लग रहा उसे है, पता है ना, कि जी, पता है कि फंस चुके हैं, उसे पता है कि जान फंसी हुई है नहीं जो भी है, तोते की। मैं उस कारण में नहीं जा रहा है वो क्यों कर रहा है, वो सबको पता है वो क्यों कर रहा है, लेकिन सिर्फ उन शब्दों के लिए उसका अभिनंदन है। जी, उन उन गालियों की वजह से उनका अभिनंदन कर रहे हैं आप। बिल्कुल। लेकिन शशि शशि थरूर ने भी कुछ कहा है जिससे कांग्रेस में बड़ी यू नो बड़ी कहमा-कहमी हो गई है। बल्कि उन्हें एक जो है बयान भी देना पड़ गया कि लोग ज़्यादा बोले ना कांग्रेस के। तो ये सब क्या है? किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कुल मिला के ये जिस भी तरीके से चल रहा है, शशि थरूर एक अलग लाइन ले चुके हैं। कांग्रेस के अंदर बहुत ज्यादा उनके पास स्कोप नहीं है, जगह नहीं है। अभी क्या है कि पॉलिटिकल डायनामिक्स ऐसे चल रहे हैं कि बहुत कुछ जो पॉलिटिक्स चल रही है पार्टियों के अंदर और देश के अंदर, और वो सब उस पर शायद उतनी बात नहीं हो रही है। लेकिन शशि थरूर ने बहुत पहले ही एक अलग लाइन ले ली थी। जिस तरीके से उनके बयानबाजियां हैं, जिस तरह की उनके शब्द है, तो कांग्रेस में वैसे भी उनका नाता ज्यादा लंबा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा केरल इलेक्शन तक। बस वो इंतजार कर रहे हैं शायद कुछ दे दे। जहां उन्हें ये पता लगेगा कुछ नहीं मिलना, किसी वेणुगोपाल कुछ नहीं होने देना है, कोई और, वो अलग हो जाएंगे। उनकी राजनीति थोड़ी सी अलग रास्ते पर चली जाएगी। तो मैं उसे फिलहाल इसी तरीके से देख रहा हूं। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सही शब्दों का चयन करना आता है, अच्छे शब्द वो बोल सकते हैं, शायद इसलिए वो थोड़ा सा उनके बारे में ज्यादा बातचीत हो रही है। कांग्रेस में कुछ लोग हैं, जैसे दिग्विजय सिंह के भाई हैं लक्ष्मण सिंह, उन्होंने तो कह दिया राहुल गांधी, और ये आपका क्या नाम है इसका, रॉबर्ट वाड्रा को तो कह दिया मूर्खी है ये व्यक्ति। भैया ये कह रहा है कि क्योंकि यहाँ नमाज पढ़वा दी बीजेपी ने इसलिए हमला हो गया। कि राहुल गांधी को के लिए भी कहा उसने, यहाँ तक कह दिया कि उमर अब्दुल्ला से पार्टी का अलायंस तोड़ लीजिए। एक उत्तराखंड के एमएलए थे, हृदय उनका नाम है, उन्होंने क्या टिप्पणियां की है। तो कांग्रेस में से कई आवाजें ऐसी निकल रही हैं जो राष्ट्रवाद और फिलहाल भारत की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है दो चार बिरले वो वहां है, बस ये देखना है कितने दिन है, क्योंकि ऐसे बयान के बाद तो ज्यादा दिन उनकी वहां पे सदगति हो नहीं सकती, दुर्गति होगी, उन्हें कोई और ठोर ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल वहां पे कुछ कुछ है, दो चार डिफॉल्टर्स हैं कांग्रेस के हिसाब से जो इस तरह की बातें।
सही कह रहे हैं आप। और जिस तरीके की आपने एक पिक्चर पोर्ट्रेट की है, उससे तो लग रहा है कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, वो कुछ ही दिन के मेहमान हैं तो वो भाग जाएँगे। बंकर में घुसे हुए हैं तो कितने दिन तक वहाँ पे साँस ले सकेंगे ना, ऑक्सीजन तो चाहिए होती है। और ये भी बातें सामने आ रही हैं कि वहाँ के जो बड़े-बड़े पैसे वाले लोग जिन्हें कहते हैं ना, एलीट लोग जो हैं, उन लोगों ने अपने सब पे डुअल बीवी-बच्चे भेज दिए सिटीजनशिप है, हैं। सब पे डुअल सिटीजनशिप है, सबने अपने बीवी बच्चों को डुअल सिटीजनशिप दिलाई है, जिसकी जा जाके सिटीजनशिप है सब भाग गए हैं। आसिम मुनीर का परिवार भाग गया है। अब ये देखना है कि आसिम मुनीर मरियम नवाज के साथ भागा है कि उसके बिना भागा है। जी। मैं क्यों बोल रहा हूं दर्शक जानते हैं, बस इतना देखना है, बाकी भगदड़ पूरी मची है। चार्टर प्लेन फुल हो के जा रहे हैं, जिन पे ज्यादा पैसा है चार्टर प्लेन बुक कर रहे हैं, जिन पे कम पैसा है वो बिजनेस क्लास कर रहे हैं, जिन पे और कम है वो इकोनॉमी क्लास में उड़ के जा रहे हैं, लेकिन खाली हो रहा है। एलिट क्लास पाकिस्तान बहुत हद तक छोड़ के भाग रहा, जिसपे जहां जहां प्रबंध हो सकता है वो जा। जी सही कहा आपने। और सब अपना बैंकों से पैसा निकलवा के जा रहे हैं, जहाँ किसी को जगह मिल रही है, जहाँ किसी को बुलावा आ रहा है जाने के लिए। और जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आपको हमारा कंटेंट, हमारी चर्चा अच्छी लगी, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। अभी तक अगर आपने एमबीएन नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।